हेलो स्टूडेंट्स, सब्जेक्ट नर्सिंग रिसर्च के टॉपिक सैम्पलिंग के बारे में हमारा अध्ययन चल रहा था। पिछली वीडियो में हमने इसकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में अध्ययन किया था। आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछली वीडियो हमने देखा था कि सैम्पलिंग को 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड किया था, प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में हमने पहले ही अध्ययन कर लिया था। आज हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में अध्ययन करेंगे। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को 5 सब पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, पर्पजिव सैम्पलिंग, क्वाटा सैम्पलिंग, स्नोबॉल और नेटवर्क सैम्पलिंग एंड थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहले हमको पता होना चाहिए नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या होती है। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आल्सो नोन एज नॉन रैंडम सैम्पलिंग। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग को हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग भी कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर हम जो भी सैंपल सेलेक्ट करते हैं पॉपुलेशन से, जो भी एलिमेंट्स हम सेलेक्ट करते हैं वो रैंडमली हम यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करते हैं, और सभी एलिमेंट्स को हम इक्वली चांस भी नहीं देते हैं सेलेक्ट होने का। जबकि हमने प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने ये पढ़ा था, उसको हम रैंडम सैम्पलिंग कहते थे, और उसके अंदर हम जो भी सैंपल सेलेक्ट करते थे रैंडमली सेलेक्ट करते थे, और वहाँ पर सभी एलिमेंट्स को इक्वली चांस देते थे सेलेक्ट होने के लिए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के आधार पर यहाँ पर सैंपल को सेलेक्ट करता है। द मेंबर्स ऑफ सैंपल आर ड्रॉन और सेलेक्टेड बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। यानी कि जो भी मेंबर्स आप सेलेक्ट करोगे सैंपल्स के, वो रिसर्चर के जजमेंट के आधार पर यहाँ पर सेलेक्ट करते हो। रिसर्चर की जो कन्वीनियंट है, जो उसकी नॉलेज है, जो उसकी जजमेंट है, उसके आधार पर आप यहाँ पर सैंपल सेलेक्ट करते हो। तो इस प्रकार की जो टेक्निक्स हैं वो रिलेटिवली बायस्ड होती है, क्योंकि यहाँ पर जो सैंपल आप सेलेक्ट करोगे वो वहाँ पर आपको क्या है कि सभी सैंपल्स को एक इक्वली चांस वहाँ पर नहीं मिल रहा है सेलेक्ट होने के लिए। यहाँ पर केवल रिसर्चर अपनी जजमेंट के आधार पर फैसला लेता है और उसी के आधार पर वो सैंपल को सेलेक्ट करता है, इसलिए यहाँ पर ये बायस्ड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके अलावा सैंपल आर नॉट सो रिलायबल। इसके में जो सैंपल्स है वो रिलायबल नहीं रहते हैं, और इस प्रकार की जो टेक्निक होती है वो कन्वीनियंट होती है और इकोनॉमिकल टू यूज़ होती है। ठीक है, यानी कि यहाँ पर ये सुविधाजनक होती है, इसको हर कोई रिसर्चर है वो अपनाना चाहेगा, और वो अपने हिसाब से क्या है कि सैंपल को सेलेक्ट कर लेता है अपने जजमेंट के आधार पर, अपनी नॉलेज के आधार पर, अपनी सुविधा के आधार पर। इसे ही हम नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहते हैं। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, जिसको हम नॉन रैंडम सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं, और इस प्रकार की जो सैम्पलिंग है इसके अंदर जो भी मेंबर्स ऑफ सैंपल्स आप सेलेक्ट करोगे वो रिसर्चर की जजमेंट के आधार पर आप सेलेक्ट करोगे, और इस प्रकार के जो रिजल्ट्स आएंगे आपके वो बायस्ड आएंगे, और जो सैंपल्स आप सेलेक्ट करोगे वो रिलायबल नहीं होंगे, और ये कन्वीनियंट और इकोनॉमिकल होते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं इसके सब टाइप्स पर। तो पहला सब टाइप्स आता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग्स आर आल्सो कॉल्ड एक्सीडेंटल सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग को हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी कहते हैं। एक्सीडेंटल सैम्पलिंग हम इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके अंदर जो भी हम सैंपल सेलेक्ट करते हैं वो रिसर्चर की प्रॉक्सिमिटी और उसकी एसेसिबिलिटी के आधार पर हम सेलेक्ट करते हैं। प्रॉक्सिमिटी मतलब होता है समीपता, और एसेसिबिलिटी मतलब होता है उपलब्धता। यानी कि रिसर्चर अपनी निकट या अपने समीप या उसके पास जो लोग उपलब्ध है उन्हीं से ही क्या है कि वो सैंपल सेलेक्ट करता है, और वो एक्सीडेंटली रूप से सेलेक्ट कर लेता है। यानी कि चांसेस जिनके हो जाते हैं सेलेक्ट होने के लिए वो लोग होते हैं जो सही समय पर सही जगह पर उपस्थित होते हैं, इसलिए हम उनको एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी हम कहते हैं। तो द सब्जेक्ट्स आर सेलेक्टेड इन द सैंपल बिकॉज ऑफ देयर कन्वीनियंस, एसेसिबिलिटी एंड प्रॉक्सिमिटी टू द रिसर्चर। यानी कि रिसर्चर अपनी निकटता और अपनी उपलब्धता के आधार पर, अपनी सुविधा के आधार पर सैंपल्स को सेलेक्ट करता है। सब्जेक्ट्स आर इंक्लूडेड इन द स्टडी बिकॉज दे हैपन टू बी इन द राइट प्लेस एट द राइट टाइम। इसमें जो भी आप सैंपल सेलेक्ट करोगे वो आपकी स्टडी के लिए वो सब्जेक्ट्स इंक्लूड होंगे जो सही समय पर सही जगह पर उपलब्ध होते हैं। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं
कि रिसर्चर अपनी सुविधाजनक सुविधा पूर्वक जो भी चीज़ उसको मिल जाती है वो क्या है कि वहाँ पर वो सैंपल के रूप में सेलेक्ट कर लेता है। उदाहरण के रूप में हम समझते हैं क्लास के अंदर एक टीचर है, उसको क्लास में से 5 या 6 सैंपल सेलेक्ट करने होते हैं। क्लास के अंदर जाता है तो क्लास के अंदर कुछ लोग वहाँ पर मौजूद होते हैं, तो जो लोग वहाँ पे मौजूद होते हैं उनमें से ही क्या है कि अपनी सुविधा अनुसार वो 5 या 6 स्टूडेंट सेलेक्ट कर लेता है। जो लोग उसको पहले दिख जाते हैं या जो लोग वहाँ पे उपलब्ध होते हैं उनके आधार पर क्या है कि वो सेलेक्ट कर लेता है। जबकि क्लासेस जो होती है वो 50 स्टूडेंट्स या 40 स्टूडेंट्स की होती है, लेकिन क्लास के अंदर 10 या 15 स्टूडेंट्स वहाँ पर मौजूद होते हैं और 10 या 15 स्टूडेंट में से भी जो टीचर को पहले दिख जाते हैं या जो उसके पास में मिल जाते हैं उसको, उन्हीं को क्या है कि वो सेलेक्ट कर लेता है। तो ये होता है आपका कन्वीनियंस सैम्पलिंग, यानी कि रिसर्चर अपनी सुविधाजनक अपने पास में या अपनी उपलब्धता के आधार पर सैंपल को सेलेक्ट करता है। नेक्स्ट आते हैं हम इसके सेकंड सब टाइप्स पर, वो आता है पर्पजिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग समटाइम रेफर टू एज जजमेंटल सैम्पलिंग और सेलेक्टिव सैम्पलिंग। पर्पजिव सैम्पलिंग को कभी हम जजमेंटल सैम्पलिंग और सेलेक्टिव सैम्पलिंग के नाम से भी हम इसको रेफर करते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर जो रिसर्चर होता है वो अपने जजमेंट के आधार पर सैंपल को सेलेक्ट करता है। ठीक है, तो इन दिस मेथड ए डिजायर्ड नंबर ऑफ सैंपल यूनिट इज सेलेक्टेड डेलिबरेटली। इस प्रकार के मेथड में एक जो सैंपल यूनिट्स है एक डिजायर्ड नंबर में सेलेक्टेड की जाती है डेलिबरेटली, यानी कि जानबूझ करके, और पर्पजली, यानी कि उसका भी पर्पज होता है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्टडी, यानी कि आपकी जो स्टडी है उसके ऑब्जेक्टिव्स को भी ध्यान में रखना होता है रिसर्चर को यहाँ पर, यानी कि आपकी स्टडी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने वाला होना चाहिए, जो टोटल पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार का जो सैंपल है वो रिसर्चर जानबूझ करके क्या है कि वो सेलेक्ट कर सकता है अपने जजमेंट के आधार पर, लेकिन अपने जजमेंट के आधार पर, अपने नॉलेज के आधार पर, जो वो जितनी उसके पास अच्छी नॉलेज होगी उसी आधार पर वो जजमेंट करेगा, और जजमेंट के आधार पर उसको ये सेलेक्ट बंदे चाहिए तो वो सेलेक्ट उसको क्या है कि वहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आप इक्वली चांस नहीं दे रहे हो किसी भी एलिमेंट्स को सिलेक्ट होने के लिए। यहाँ पर जो रिसर्चर है वो केवल अपने जजमेंट के आधार पर सिलेक्ट कर रहा है। नेक्स्ट आता है आपका इट इज़ बेस्ड ऑन द बिलीव दैट रिसर्चर नॉलेज। इस प्रकार की जो सैम्पलिंग टेक्निक है वो रिसर्चर की नॉलेज उस पर बिलीव करती है, उस पर आधारित रहती है। अबाउट द पॉपुलेशन कैन बी यूज टू सेलेक्ट द सैम्पल मेंबर्स, यानी कि जो आप पॉपुलेशंस में जो सेलेक्ट कर रहे हो मेंबर्स वो रिसर्चर की नॉलेज पर आधारित रहती है, यानी कि जैसी रिसर्चर की नॉलेज होगी वैसे ही पॉपुलेशन से सैंपल सेलेक्ट होकर के आएंगे, और वही जो सैंपल्स होंगे वो आपकी स्टडी को प्रभावित करेंगे, आपको इफेक्टिवली बनाएंगे या नॉन इफेक्टिवली बनाएंगे, वो रिसर्चर की नॉलेज के ऊपर डिपेंड करेंगे। यदि रिसर्चर की नॉलेज अच्छी है तो आपके जो सैंपल सेलेक्ट होके आएंगे वो आपकी स्टडी को इफेक्टिवली बनाएंगे, और यदि आपकी रिसर्चर की नॉलेज पुअर है तो आपके जो सैंपल्स है वो भी क्या है कि आपके पुअर ही आएंगे और आपकी जो रिसर्चर है वो इफेक्टिवली नहीं बनेगी। सैंपल आर चूजन बाय चॉइस नोट बाय चांस, यानी कि आप जो सैंपल सेलेक्ट करोगे वो चांस जो है उसके आधार पर ना करके बल्कि चॉइस के आधार पर आपको सेलेक्ट करनी होती है, यानी कि जो रिसर्चर है यहाँ पर आप उसकी चॉइस के आधार पर सैंपल को सेलेक्ट करोगे, ना कि चांस, यानी कि आप किसी भी एलिमेंट्स को यहाँ पर चांस नहीं दोगे सेलेक्ट होने के लिए। आपने प्रोबेबिलिटी में पढ़ा था कि वहाँ पर आप सभी एलिमेंट्स को चांस दे रहे हो, इक्वली चांस दे रहे हो सेलेक्ट होने का, लेकिन इस पर्पजिव सैम्पलिंग के अंदर, इस टेक्निक के अंदर यहाँ पर आप किसी भी एलिमेंट्स को चांस नहीं दोगे सेलेक्ट होने के लिए। यहाँ पर केवल आप सेलेक्ट होगे तो उस आपकी जो रिसर्चर है उसकी चॉइस के आधार पर ही सेलेक्ट होते हो। नेक्स्ट आता है रिसर्चर एक्सरसाइज हिज जजमेंट इन द चॉइस एंड इंक्लूड दो सब्जेक्ट और एलिमेंट्स इन द सैंपल हु इन हिज ओपिनियन और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पॉपुलेशन। इसलिए यहाँ पर जो रिसर्चर है उसको एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है अपने जजमेंट के लिए, अपनी चॉइस के लिए, कि आपका अगर चॉइस अच्छी है, आपका जजमेंट सही है तो आप
आपका जो सैंपल है वो भी सेलेक्ट होके आएगा, सही सेलेक्ट आएगा और आपकी स्टडी को सही करेगा। तो एंड इंक्लूड दो सब्जेक्ट और एलिमेंट्स इन द सैंपल, और आपकी जो स्टडी है उसके अंदर वो सैंपल या एलिमेंट्स आपको वो सब्जेक्ट इंक्लूड करने होते हैं जो आपकी ओपिनियन में भी आते हैं और पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव करने वाले भी होने चाहिए। यानी कि आप जो भी सैंपल सेलेक्ट करोगे, रिसर्चर की जो नॉलेज है उसके आधार पर आप सेलेक्ट करोगे, उसके जजमेंट के आधार पर सेलेक्ट करोगे, तो वो उसकी ओपिनियन भी आ जाती है और उसमें क्या है कि पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव करने वाला भी आपका जो है सैंपल हो जाता है। तो कुल मिला के बात ये है यहाँ पर कि पर्पज सैम्पलिंग है उसको हम जजमेंटल सैम्पलिंग कहते हैं। जजमेंटल सैम्पलिंग यानी कि यहाँ पर जो रिसर्चर है वो अपनी जजमेंट के आधार पर सैंपल को सेलेक्ट करता है, अपनी नॉलेज के आधार पर सेलेक्ट करता है। जैसी उसकी नॉलेज होगी उसी प्रकार से आप उसका सैंपल यहाँ पर सेलेक्ट हो पाता है। यहाँ पर आप जो सभी सैंपल्स हैं या जब भी जो एलिमेंट्स हैं उनको आप इक्वली चांस नहीं देते हो। यहाँ पर जो आप सैंपल सेलेक्ट करते हो वो चॉइस जो आप करते हो, जो आप करते हो बाय चॉइस के जरिए आप चॉइस के जरिए आप उसको चूज करते हो, ना कि उसके चांस के जरिए। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हम इसके क्वाटा सैम्पलिंग के ऊपर। क्वाटा के मतलब आपको पता होना चाहिए। क्वाटा का मतलब होता है एक फिक्स्ड या एक रिजर्वेशन, यानी कि आपको जैसे कि स्पोर्ट्स क्वाटा है, जनरल क्वाटा है, वीआईपी क्वाटा है, ये आपने सुने होंगे। तो ये क्या है कि क्वाटा निर्धारित कर दिया जाता है, यानी कि रिजर्वेशन निर्धारित कर दिया जाता है। तो परसेंटेज विच इज़ रिजर्व फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि एक परसेंटेज जो होती है वो एक निर्धारित कर दी जाती है कि इस क्वाटा के अंतर्गत इस सोसाइटी के जो सेक्शन है इसके अंदर वो परसेंटेज है वो रिजर्व है, वो रिजर्व कैटेगरी के अंदर उसके अंदर आती है, तो उसे बोलते हैं हम क्वाटा। तो डेमोग्राफिकली अगर हम देखें तो क्वाटा जो सैम्पलिंग है उसके अंदर क्या होता है कि जो रिसर्चर होता है वो अपने लिए एक क्वाटा निर्धारित कर लेता है कि इस क्वाटा के अंतर्गत मुझे सैम्पलिंग करनी होती है, और उस क्वाटा को क्या है कि वो डिवाइडेड कर देता है अपने स्टेटा के रूप में, और स्टेटा से क्या है कि वो जितनी परसेंटेज उसने निर्धारित की है उसके आधार पर क्या है कि वो क्वाटा सैम्पलिंग कर लेता है। In quota sampling, the researcher ensure equal or proportionate representation of subject depending on which trait is considered as basis of the quota. In quota sampling के अंदर जो रिसर्चर है वो इस चीज़ के लिए इंश्योर करता है कि यहाँ पर क्या है इक्वली रूप से और प्रोपोर्शनेट रूप से क्या करता है वो सब्जेक्ट्स को रिप्रेजेंटेशन करने वाला होता है, यानी कि ये चीज़ इंश्योर करता है कि जो आप सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो वो इक्वली रूप से या प्रोपोर्शनेट रूप से आपको कलेक्ट करना है। ठीक है, यानी कि डिपेंडिंग ऑन विच, और वो डिपेंड होना चाहिए विच ट्रेट इज़ कंसिडर ऑन द बेसिस ऑफ क्वाटा, यानी कि आपने जो क्वाटा निर्धारित किया है उसकी जो करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी जो ट्रेट्स है उसके आधार पर वो डिपेंड होना चाहिए। यानी कि आपने जो क्वाटा निर्धारित किया उस पर डिपेंडेबल जो भी आपने निर्धारित किया है उसके आधार पर आप इक्वली या प्रोपोर्शनेट रूप से आपको वो चीज़ इंश्योर करनी होती है, और उसके आधार पर ही आपको सैंपल सेलेक्ट करने होते हैं रिसर्चर द्वारा। The basis of the quota is socio-economic status, age, education, religion और जेंडर, यानी कि जो सैम्पलिंग क्वाटा है मे बी फिक्स्ड, यानी कि वो फिक्स्ड होते हैं, यानी कि एक क्वाटा निर्धारित होता है, इसके आधार पर होता है जैसे सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, एज, एजुकेशन, रिलीजन और जेंडर, इनके आधार पर वो क्वाटा निर्धारित करता है रिसर्चर द्वारा। यानी कि अगर उसको जैसे कि सोशो इकोनॉमिक स्टेटस है, उसने एक क्वाटा बना लिया कि नहीं मुझे इस सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के आधार पर ही सैंपल सेलेक्ट करने हैं, तो उसने एक क्वाटा निर्धारित कर लिया और उसके आधार पर उसने अपनी कैटेगरीज डिवाइडेड कर दी। ऐसे ही एज रेस्ट्रिक्शन कर दिया कि इस एज के ऊपर ही ये इतना जो आपका एज है उसके आधार पर ही मुझे अपनी सैम्पलिंग करनी होती है। या आपने जेंडर निर्धारित कर दिया मेल फीमेल का कि इतने परसेंटेज फीमेल्स यहाँ पर रिजर्व कैटेगरी के अंदर आती है और इसके आधार पर ही मुझे यहाँ पर सैम्पलिंग करनी होती है। ऐसे रिलीजन, ऐसे ही एजुकेशन, ये क्या है कि आपने एक निर्धारित कर दिया, एक एजुकेशन जो है यानी कि आपने एक रिजर्व कैटेगरी है वो वहाँ पर आपने निर्धारित कर दी। दिस टेक्निक इज सिमिलर टू दैट used in stratified random sampling, but in quota sampling the sampling with each stratum is not chosen at random। इस प्रकार की जो टेक्निक्स होती है वो स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो आपने पहले पढ़ी थी उससे सिमिलर है बिल्कुल।
ठीक है। लेकिन क्वाटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि इसमें जो भी आप सैंपल सेलेक्ट करते हो प्रत्येक स्टेटम से, ठीक है, वो आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं करते हो। जबकि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग में क्या था, आप जो भी सैंपल सेलेक्ट कर रहे हो प्रत्येक स्टेटम से वो आप क्या है कि रैंडमली सेलेक्ट कर रहे हो। और यहाँ पर क्वाटा सैम्पलिंग के अंदर आप रैंडमली सेलेक्ट नहीं कर रहे हो। इसमें केवल इतना ही अंतर रहता है, बाकी सारी चीज़ वैसी रहती है। तो आइए इसके उदाहरण के रूप में हम समझते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल, इफ द बेसिस ऑफ द क्वाटा इज ए सोशो इकोनॉमिक स्टेटस एंड द रिसर्चर नीड इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच क्वाटा। यदि हम जो रिसर्चर है वो एक क्वाटा निर्धारित करता है सोशो इकोनॉमिक स्टेटस का, ठीक है, यानी कि उसको सोशो इकोनॉमिक स्टेटस के क्वाटा निर्धारित कर दिया, एक रिजर्व कैटेगरी निर्धारित कर दी कि यहाँ से ही मुझे क्या है कि सैंपल लेने हैं। एंड द रिसर्चर नीड, और रिसर्चर को आवश्यकता है इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ईच क्वाटा, यानी कि प्रत्येक क्वाटा से उसको इक्वली क्या है कि वो चीज़ सैंपल्स उसको वहाँ पर मिलने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सैंपल साइज़ रखी है हमने 150, यानी कि 150 रिसर्चर को क्या चाहिए, सैंपल चाहिए। तो हमने क्या किया यहाँ पर सोशो इकोनॉमिक जो स्टेटस है उसके और जो है स्टेटम, उसको 3 स्टेटम में डिवाइडेड हमने कर लिया, ठीक है। तो 3 स्टेटम कौन कौन से हो गए, अपर क्लास, मिडिल क्लास और लोअर क्लास, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि इनको इक्वली रूप से क्या है कि आपको सैंपल सेलेक्ट करने होते हैं। तो यहाँ पर इक्वली रूप से आपने सेलेक्ट कर लिए 50, 50 और 50, यानी कि अपर क्लास से भी आप 50 सैंपल सेलेक्ट करोगे और मिडिल क्लास से भी आप 50 सैंपल सेलेक्ट करोगे और लोअर क्लास से भी आप 50 सैंपल सेलेक्ट करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ये इक्वली आप यहाँ पर ले रहे हो, सैंपल ले रहे हो, जैसे कि आपने पढ़ा पहले इक्वली रूप से। और दूसरी चीज़ क्या है इसके अंदर, प्रोपोर्शनेट। प्रोपोर्शनेट अगर हम करना चाहते हैं तो क्या करेंगे, हम यहाँ पर निर्धारित करेंगे, प्रतिशत निर्धारित करेंगे कि आपको जो प्रत्येक क्लास से, यानी कि अपर क्लास से, मिडिल क्लास से, लोअर क्लास से कितने परसेंटेज सैंपल आपको चाहिए होते हैं। तो अपर क्लास से यदि हमको 20% चाहिए, मिडिल क्लास से हमको 30% चाहिए और लोअर क्लास से हमको 50% अगर सैंपल चाहिए होते हैं तो हमको कितने सैंपल सेलेक्ट करने होंगे। तो हम कैसे निकालेंगे, 150 इंटू 20/100। तो ये तो हो गया आपका अपर क्लासेस का। तो कितने आएंगे आपके, 30 सैंपल, यानी कि अपर क्लास से आपने 30 सैंपल सेलेक्ट करने और मिडिल क्लास से आपको कितने सैंपल सेलेक्ट करने हैं, यानी कि 30% करने हैं। तो आपको क्या करना है, 150 इंटू 30/100, तो 45 सैंपल मिडिल क्लास से आपको सेलेक्ट करने होते हैं। और लोअर क्लास से आपको कितने सैंपल सेलेक्ट करने होते हैं, 50%, यानी कि 150 का 50% कितना होगा, 75, यानी कि 75 जो है सैंपल आपको सेलेक्ट करने होते हैं। तो कुल मिला के हम कह सकते हैं कि जो रिसर्चर है वो अगर इक्वली रूप से अगर डिस्ट्रीब्यूट करता है, यानी कि सैंपल सेलेक्ट करता है प्रत्येक स्टेटम से, तो वो 50-50-50 सैंपल सेलेक्ट करेगा। और यदि प्रोपोर्शनेट करके अगर वो सैंपल सेलेक्ट कर रहा है, यदि प्रोपोर्शनेट करके सैंपल सेलेक्ट कर रहा है तो उसको क्या है कि एक निर्धारित मानदंड लेना होगा उसमें कि अपर क्लास से कितने परसेंटेज चाहिए, मिडिल क्लास से कितने और लोअर क्लास से। यदि आपने माना कि उसमें 20, 30 और 50 आपको क्या है कि परसेंटेज के हिसाब से आपको वहाँ पर सैंपल चाहिए होंगे, तो आपको जो सैंपल चाहिए होंगे वो होंगे आपके 30, 45 और 75। तो कुल मिलाकर ये एक 150 जो सैंपल्स है आपको वहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हैं। तो यही होता है आपका क्वाटा सैम्पलिंग, यानी क्वाटा सैम्पलिंग मतलब परसेंटेज विच इज़ रिजर्व फॉर ए पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं इसके स्नोबॉल और नेटवर्किंग सैम्पलिंग। नाम से पता चल रहा है नेटवर्किंग सैम्पलिंग, यानी कि नेटवर्क, सैंपल सेलेक्ट कर रहे हैं नेटवर्क के ज़रिए। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग कैन बी यूज टू रीच हार्ड टू रीच पॉपुलेशन, यानी कि इस प्रकार की जो सैम्पलिंग है वो हम वहाँ पर यूज कर सकते हैं जहाँ पर पॉपुलेशंस के एलिमेंट सभी जगह हमारा पहुँचना संभव नहीं हो पाता, या फिर बहुत ज़्यादा हमको कठिनाई होती है वहाँ तक पहुँचने में, यानी कि सैंपल सेलेक्ट करने में हमको कठिनाई होती है। जैसे कि सेक्स वर्कर्स जो होते हैं उनके बारे में हमको स्टडीज़ करनी होती है, तो उनके लिए हमको सैंपल चाहिए होते हैं। तो हमको सेक्स वर्कर जो है वो हमको चाहिए होते हैं। तो सभी सेक्स वर्कर है हमको आसानी से नहीं मिल पाते हैं या फिर हम उनके पास नहीं पहुँच पाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक नेटवर्क बिछाते हैं, यानी कि हम उनमें से 2 या 3 जो
सेक्स वर्कर है उनसे हम कांटेक्ट करते हैं, फिर उन लोगों को हम अपना वो बताते हैं, मोटिव बताते हैं, फिर वो लोग क्या है कि अदर जो पीपल्स हैं, सेक्स वर्कर हैं, उनसे क्या है कि कांटेक्ट करके वो अपने आंकड़े, अपने सैम्पलिंग जो है प्रोसेस को आगे बढ़ाते जाते हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक नेटवर्क बनता चला जाता है, तो इसे हम नेटवर्क सैम्पलिंग कहते हैं। तो दिस मेथड ऑफ सैम्पलिंग आल्सो समटाइम्स रेफर टू एज नॉमिनेटेड सैम्पलिंग और चेन सैम्पलिंग। इस प्रकार की जो मेथड है इसको हम नॉमिनेटेड सैम्पलिंग और चेन सैम्पलिंग के नाम से भी जानते हैं। नॉमिनेटेड सैम्पलिंग इसलिए क्योंकि हम यहाँ पर जो रिसर्चर है वो क्या करता है कि पहले नॉमिनेट करता है, यानी कि जो उसको सैंपल चाहिए होते हैं पहले वो सैंपल खुद सेलेक्ट कर लेता है, नॉमिनेट करता है और उनको नॉमिनेट करता है कि आप जा कर के और सैंपल मेरे लिए सेलेक्ट करके लेके आओ। तो वो लोग क्या है कि आगे जाते हैं, फिर वो लोग और लोगों को सैंपल सेलेक्ट करने के लिए बोलते हैं। तो इस तरह से क्या है कि एक चेन बनती चली जाती है, तो इसलिए हम इसको चेन सैंपलिंग भी कहते हैं। इन दिस टेक्निक ऑफ सैम्पलिंग द रिसर्चर ऑब्टेन फर्स्ट फ्यू सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर हमने बताया था पहले रिसर्चर ऑब्टेन फर्स्ट फ्यू सब्जेक्ट, यानी कि पहले जो रिसर्चर है वो कुछ सब्जेक्ट्स को सेलेक्ट कर लेता है विद द नेसेसरी क्राइटेरिया थ्रू ए कन्वीनियंस और पर्पजिव सैम्पलिंग मेथड। यानी कि कन्वीनियंस और पर्पजिव सैम्पलिंग मेथड के जरिए कुछ नेसेसरी क्राइटेरिया के साथ वो कुछ सैंपल सेलेक्ट कर लेता है, कौन? रिसर्चर। एंड आस्क देयर असिस्टेंट, और फिर जो सेलेक्ट किए हुए बंदे होते हैं यानी सेलेक्ट किए हुए जो लोग होते हैं उनसे क्या है कि वो असिस्टेंस मांगता है इन फाइंडिंग अदर्स, यानी कि और लोग भी मुझे सैम्पलिंग के चाहिए, यानी वो लोग उनकी हेल्प करते हैं ताकि वो लोग और ज़्यादा लोगों को सैम्पलिंग के लिए जोड़ सकें विद सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स, यानी कि उसी सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर। तो कुल मिला के बात यह है कि एक नेटवर्क यहाँ पर बन जाता है रिसर्चर द्वारा। रिसर्चर कुछ सैंपल सेलेक्ट करता है, फिर वो सैंपल जो सेलेक्ट करते हैं वो अदर सैंपल सेलेक्ट करते हैं, फिर वो अदर को सैंपल सेलेक्ट करते हैं। तो इस तरह से क्या है कि वो चेन सिस्टम वहाँ पर बन जाता है। तो उसको हम एग्जाम्पल के तरीके समझते हैं। इफ़ ए स्टडी वाज इन्वेस्टिगेटिंग चीटिंग ऑन एग्जाम, यदि हम एक स्टडी करते हैं किसी इन्वेस्ट करते हैं कि किसी एग्ज़ाम के अंदर चीटिंग क्यों होती है, कैसे होती हैं, कौन लोग चीटिंग करते हैं, या ड्रग का यूज़ क्यों होता है, कौन लोग ड्रग का यूज़ करते हैं, या प्रोस्टिट्यूशंस, इसके बारे में अगर कोई हम स्टडीज़ करते हैं तो, और एनी अदर अनअक्सेप्टेबल सोसाइटल बिहेवियर, या कोई भी अदर अनअक्सेप्टेबल जो सोसाइटल बिहेवियर है उसके बारे में अगर हम कोई स्टडीज़ करते हैं तो इसके लिए क्या है कि हमको उसी प्रकार के क्या है कि सैंपल चाहिए होते हैं। यानी कि यदि आपको चीटिंग ऑन एग्ज़ाम के ऊपर आपको इन्वेस्टिगेट करना है तो आपको ऐसे स्टूडेंट चाहिए जो क्या है कि एग्ज़ाम के अंदर चीट करते हो या चीट करने की एक इच्छा रखते हो, तो ऐसे स्टूडेंट्स आपको वहाँ पर चाहिए होते हैं। तो आपको ये संभव नहीं हो पाता कि ऐसे स्टूडेंट्स आगे से आपको आकर के कोई आपको नहीं बताएगा कि हम चीट करते हैं या हम ड्रग्स लेते हैं या हम ये प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करते हैं। तो इस प्रकार का वो आगे से आकर आपको नहीं बताएंगे। तो ये रिसर्चर के लिए बहुत ज़्यादा कठिन हो जाता है कि ऐसे सैंपल्स को ढूंढना। तो ऐसी स्थिति में हम सैम्पलिंग, नेटवर्क सैम्पलिंग है उसका हम उपयोग करते हैं। तो हम क्या करते हैं कि इसके अंदर आप कुछ लोग हैं जिनको आप जानते हो, जो आप आसानी से सेलेक्ट कर सकते हो, उन लोगों को आप सेलेक्ट कर लेते हो और फिर उनको वो जिम्मेदारी दे देते हो कि आगे की जो सैम्पलिंग प्रोसेस है वो आप लोग सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप लोग उसको सिमिलर करेक्टरिस्टिक्स के आधार पर आप लोग उसको सेलेक्ट करो। ठीक है, यानी कि आपने जैसे कि 3 बंदे आपने यानी 3 स्टूडेंट्स हैं, आपने क्या कि सेलेक्ट कर लिया कि हाँ भाई ये आपने सेलेक्ट कर लिया और उनसे आपने क्या है कि सैंपल कलेक्ट कर लिया, सैंपल आपने ले लिया और आपने उन तीनों को जिम्मेदारी दे दी, आपने उन तीनों की हेल्प ले ली कि आप तीनों जा करके और लोगों को भी क्या है कि सैंपल सेलेक्ट करो। आपने अपने जो मटेरियल्स हैं, अपने जो क्वेश्चनेयर वगैरह हैं वो आपने उनको समझा दिया, अच्छी तरह से दे दिया, और वो जो 3 लोग हैं वो 3 अदर जो 3 लोग हैं उनको क्या है कि वो सैंपल के लिए सेलेक्ट करेंगे। फिर वो इस तरह से क्या है कि एक चेन तैयार कर लेते हैं और इस प्रकार से क्या है कि हम ये स्नोबॉल और नेटवर्क सैम्पलिंग करते हैं। तो समझ में आया नेटवर्क सैम्पलिंग, यानी कि इसके अंदर जो रिसर्चर होता है जिन लोगों के पास वो नहीं पहुंच सकता उन लोगों तक पहुंचने के लिए हम नेटवर्क सैम्पलिंग का सहारा लेते हैं और वहाँ पर क्या है कि एक चेन सैम्पलिंग के जरिए हम यहाँ पर सैंपल सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो सब टाइप्स आता है थ्योरेटिकल सैम्पलिंग। थ्योरेटिकल सैम्पलिंग is a process of data collection for generating theory whereby the researcher jointly collect code and analysis data and decided what data to collect next and where to find them in order to develop a theory. Theoretical sampling
जो होती है वो एक प्रोसेस होती है। इसके अंदर भी जो रिसर्चर है वो सैंपल सेलेक्ट करता है, लेकिन इसके अंदर जो सैंपल सेलेक्ट करोगा वो किसी थ्योरी को डेवलप करने के लिए होता है। यानी कि कोई भी थ्योरी को जनरेट करने के लिए आपको सैंपल सेलेक्ट करना होता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि प्रोसेस ऑफ डाटा कलेक्शन, इसके अंदर एक प्रोसेस होती है डाटा कलेक्शन की। यानी कि आप यहाँ पर डाटा कलेक्शन पहले से ही कर ले होते हो, यानी कि इनिशियली रूप से आप पहले से ही इसमें डाटा कलेक्ट कर लिए होते हैं। फिर उन डाटाज को जॉइंटली आप उनके कोड्स को कलेक्ट करोगे और उनको एनालिसिस करोगे, और फिर बाद में ये डिसाइड करोगे कि किस प्रकार का डाटा आपको आवश्यक है आगे के लिए, और जो आप किस और उस वो डाटा आपको कहाँ पे मिल सकता है। तो ये चीज़ क्या है कि वो चीज़ वहाँ पर वो डिसाइड कर देगी। कौन सी चीज़? यानी कि आप डाटा जो एनालिसिस करोगे और उसके जो कोड्स हैं उसको कलेक्ट करोगे। यानी कि जो आपके पास डाटा पहले से ही है उसके कोड्स को आप कलेक्ट करोगे, उसको एनालिसिस करोगे, और वो ये चीज़ को डिसाइड करेंगे कि किस प्रकार का डाटा आपको अगली बार में आपको नेक्स्ट जो है वो किस प्रकार का डाटा आपको कलेक्ट करना है और वो आपको कहाँ पर मिलेगा। तो इस प्रकार से हम जो सैंपल जो डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो क्या है कि किसी थ्योरी को डेवलप करने के लिए हम यहाँ पर करते हैं। तो इसलिए थ्योरेटिकल सैंपलिंग क्या है? प्रोसेस है डाटा कलेक्शन की, जो क्या करती है आपकी थ्योरी को जनरेट करती है। ठीक है, थ्योरी को जनरेट करती है। तो वो कैसे करती है कि आपके पास जो डाटा कलेक्टेड हुआ है उसको क्या करना है, जॉइंटली रूप से आपको उसको क्या करना है, डाटा के कोड्स को कलेक्ट करना है और उसको क्या करना है, डाटा को एनालिसिस करना है, ताकि आप ये डिसाइड कर सको कि आगे जो नेक्स्ट है वो कौन सा डाटा हम कलेक्ट करेंगे और वो हमको कहाँ से मिलेगा। ठीक है, तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज हमने नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के बारे में अध्ययन किया। आई होप यू अंडरस्टैंड वेरी वेल। यदि आपको कोई भी डाउट्स हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क कर सकते हैं।